तो हम लोग पैथोलॉजी की क्लास में जो पीछे के 2 लेक्चर हम अपलोड किए थे उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट हमने सिखाया था कि उसमें एंजाइम की इनहिबिशन कैसे होती है और उसमें कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन किस तरह से डिफरेंट होता है कम्पिटिटिव इनहिबिशन में, किसमें Km की वैल्यू बढ़ती है, किसमें Km की वैल्यू घटती है, कम्पिटिटिव या नॉन कम्पिटिटिव में भी जो आप क्या करते हैं वी मैक्सिमम की वैल्यू में क्या परिवर्तन होता है। तो ये सब चीज़ों को हम पीछे के क्लास में कवर कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए आज थोड़ा सा उसी के एक और बेसिक कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें आज हम लोग सीखेंगे कि आयन चैनल्स क्या होते हैं, आयन चैनल क्या होता है, या आपका क्या कहते हैं रिसेप्टर क्या होता है, ट्रांसपोर्टर क्या होता है। तो चूंकि सबसे बड़ा चीज़ है ना कि जब तक हम बेसिक कंसेप्ट को नहीं कवर करेंगे तब तक हमें आगे की पैथो की पूरी कहानी नहीं समझ में आएगी। अभी पता नहीं चलेगा कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है, पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, पार्शियल एंटागोनिस्ट क्या होता है। तो कैसे पता चलेगा कि हाँ मेडिसिन कहाँ पे काम कर रहा है। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को कवर करना पड़ता है कि जब तक हम ये ना पता करें कि ड्रग्स जो है वो ज़्यादा कहाँ पे है, क्या ड्रग्स डायरेक्ट एंजाइम पर काम करता है, क्या डायरेक्ट ड्रग्स जो होता है डायरेक्ट किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गन पर काम करना शुरू कर देता है, या उसके लिए कोई मेडिएटर होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए इफेक्टर क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम जब तक हमारे पास इसकी बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कवर कर पाएंगे। हम डायरेक्ट अगर चाहें तो हम कार्डिक शुरू कर सकते हैं या जीआईटी शुरू कर सकते हैं, वहाँ पे ड्रग्स से क्या सीनस का सिस्टम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर बाद में पूछ देगा कि फैक्टर क्या होता है, या आप कई जगह टर्म देखेंगे कि जहाँ पर चैनल का जब क्या कहते हैं सर मेम्ब्रेन के पास या जब मेम्ब्रेनस कोई भी मेम्ब्रेनस के पास जहाँ पंप काम करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है या हाइड्रोजन कैल्शियम पंप काम करे, जो भी पंप काम करेगा, तो वहाँ पर एक टर्म आप सीखेंगे एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट रिसेप्टर है, एंटागोनिस्ट रिसेप्टर है। तो जब हमको एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट या कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के बारे में पता नहीं रहेगा तो हम कैसे पता करेंगे कि ये एगोनिस्ट है क्या। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़िए तो उसका आप बेसिक चीज़ जरूर निकालिए कि उसमें बेसिक कह क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़िए तो आपको पीछे की चीज़ें भी समझ में आएगी और आगे की चीज़ें आसानी से समझ में आने की मतलब कि आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, साधारण तौर पर कोई व्यक्ति जाता है वो क्या करता है 5 और 6 में एडमिशन नहीं लेता है, वो शुरू से क्यों क्लास 1 2 3 4 5 पढ़ता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन यही होता है कि बेसिक नॉलेज हमको मिलती जाए है। तो ऐसा भी नहीं होता है कि बच्चा जन्म लिया तो 7-10 साल तक घर पे खेला और उसके बाद सीधा क्लास 10th में एडमिशन करा दिया। तो साधारण तौर पर ऐसा नहीं होता, अगर आपके यहाँ होता होगा तो आप एक्सेप्शन केस में है। ठीक है, तो सीधी सी बात होती है कि अगर आयन चैनल की बात करें तो आयन चैनल में होता क्या है, कहा कि अगर आपके पास जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी हमारे पास चैनल बने होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम चैनल हो गया या कैल्शियम चैनल हो गया, कोई भी चैनल हो, तो जिस चैनल्स के जो होते हैं क्या करते हैं आपके मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो कहा कि उसी मॉलिक्यूल्स के माने कि जिस गेट के माध्यम से जिस चैनल के माध्यम से जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, तो कहते हैं कि वही चैनल जो होता है ड्रग्स के लिए भी, मतलब ड्रग्स भी क्या करता है उससे, मतलब उसके थ्रू होकर जाने का काम करता है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये ड्रग्स जो होता है जनरली उस चैनल के माध्यम से तो जाता ही है, और कई सारे ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो उस चैनल को इफेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ड्रग्स क्या है कि इस एक ऐसे एक मजबूत पक्ष है कि जो किसी भी काम को आप नहीं करना चाहते हैं वो भी वो करने देता है। इसी को तो कहते हैं ड्रग्स। आपके अपनेपन को ना करे, जो हमारा सेल कहता है कि हम इस चीज़ को करेंगे, ड्रग्स कहेगा कि नहीं हम उस चीज़ को करने नहीं देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा कार्सिनोमा सेल कहता है कि हम सेल की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, ड्रग्स कहता है बढ़ाओगे तो समझ लेना छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो ये चीज़ें ड्रग्स होता है कि मतलब कि जहाँ जरूरत पड़ने पर इफेक्टिवल भी शो होता है और जरूरत पड़ने पर क्या करता है अपने आप को पावर भी दिखाता है। तो यही आनंद चलन की बात होती है। तो कहता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, ये अगर सेल मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे जो चैनल है, अब यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से चलेंगे तो क्या करेगा, इंटर करेगा।
तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, अब वो किसी तरह का भी मॉलिक्यूल्स क्यों ना हो, तो जो हमारे पास या तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, ब्लॉकर भी हो सकता है, जो सिस्टम को जाता जाएगा, एक समय आएगा कि नहीं अब हमारा फंक्शन क्या करेगा, कंप्लीट कर गया, अब यहाँ पर ब्लॉकर क्या करता है, उस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ते हैं आप लोग, तो उस तरह से जितने भी हमारे पास ब्लॉकर हैं, अब यहाँ पे क्या करेगा, ड्रग्स जो होगा वो आएगा। सबसे बड़ी चीज होता है कि ड्रग्स आपको जनरली तौर से अगर कहा जाए तो ड्रग्स जो होता है वो डायरेक्ट रूप से किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास अटैक नहीं करता है। ड्रग्स क्या करता है कि वह किसी एक दूसरे लोगों को चुनता है। ठीक है, ड्रग्स क्या करता है कि एक किसी दूसरे माइक्रो मॉलिक्यूल्स को चुनता है। क्या करता है वो, ध्यान रखेंगे, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स को पहले पकड़ता है। ठीक है, वो कभी भी डायरेक्ट रिसेप्टर पर अटैक ही नहीं करता हुआ, एंजाइम हो, मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी हो, वो डायरेक्ट इफेक्टर नॉट रिसेप्टर, इफेक्टर पर कभी भी डायरेक्ट अपना शो नहीं करता है, अपना जो भी फंक्शन होता है वो डायरेक्ट शो नहीं करता है। सबसे पहले क्या करता है कि ड्रग्स क्या करता है कि एक मेडिएटर को चुनता है। ठीक है, एक मेडिएटर को चुनता है, और ये मेडिएटर जो होता है वो खासकर ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो वो सरफेस पर पाए जाते हैं या सरफेस के अंदर पाए जाते हैं, जहां उनकी जरूरत होती है वहां पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या करता है कि ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ ड्रग्स आकर इसको बाइंड करता है। ठीक है, क्या करता है, इसको बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद तब ये अपना इफेक्ट शो करना शुरू करता है। तब ये जाता है किसके पास, अब ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स था, अब ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स ड्रग्स इसके साथ बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद क्या करता है, वो जाता है इफेक्टर के पास, यानी एंजाइम हो गया, या जो भी आप पीछे जितने भी चीज़ पढ़ते हैं, एंजाइम इनहिबिटर जो भी है, वो सारी चीज़ों पर ये डायरेक्ट अटैक नहीं करता है। ये क्या करता है कि पहले माइक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, और ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को जो बाइंड करता है ना, पता है इस माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, आगे चलकर इसी माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हम लोग रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसे रिसेप्टर कहते हैं। तो ड्रग्स सबसे पहले क्या करता है कि एक माइक्रो मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, और तब वो जाता है इफेक्टर ऑर्गन पर, डायरेक्ट कभी भी नहीं सोकर अपना फंक्शन जाकर शो कर देता है। ठीक है, अब आपको बताया कि ये रिसेप्टर जो होता है, अभी हम आगे चल के इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, रिसेप्टर हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम बहुत सारा बातें आपको करेंगे, पर हम थोड़ा सा केवल हिंट देने के लिए यहाँ रिसेप्टर के बारे में बताते हैं। तो कहा कि रिसेप्टर अपने आप में एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स को बाइंड करने का काम, अपना ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करता है कि बस एक तरह से समझ लिया कि खबरी लाल है, ये जाता है अपना खबर किसी से लेता है, ड्रग्स उसको अपनी खबर देता है, मतलब ड्रग्स खबर क्या देता है, अपना सामान उसको देता है और कहता है तुम जाकर वहां पहुंचा देना, उसका अपना कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, सीधे कहते हैं कि ड्रग्स हैव नो एनी ओन फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं है। ये सिर्फ क्या करता है कि ड्रग्स बाइंडिंग साइट के रूप में काम करता है। ठीक है, अब कहा कि जो भी हमारे पास आयन चैनल होगा, तो चैनल में क्या हुआ कि अब यहाँ पर रिसेप्टर क्या करेगा, यहाँ से ड्रग्स आएगा और आकर यहाँ चैनल के माध्यम से आसानी से पार कर जाता है। ठीक है, अब ये जो होता है कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे ड्रग्स जो आयन चैनल जो होते हैं वो अपना कहते हैं ना कि लगते हैं अपना थेथराई करने, अब चैनल क्या करता है कि आगे नहीं बढ़ने देता है, तो चैनल कहेंगे नहीं बढ़ेगा, तो उस स्थिति में ड्रग्स क्या करेगा, उसको नुकसान करेगा। तो कहा कि ड्रग्स जो होता है वो आयन चैनल्स के माध्यम से ट्रांसपोर्ट तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं कि जो आयन चैनल को क्या करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इफेक्टिव शो करते हैं, मतलब उसको इफेक्ट पहुंचाते हैं। मतलब कि जो भी हमारे पास, अब ये सबसे बड़ा चीज आपको बताएं कि जो इफेक्ट शो करते हैं, तो आपने सीधे से कहा ना कि जो भी ड्रग्स चलता है वो डायरेक्ट अपने आप कंट्रोल नहीं करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेट करने वाला कोई और होता है। ठीक है, तो कहा कि जिसके माध्यम से जो ड्रग्स चलता है और रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, तो बाइंड करने के बाद जो चैनल के थ्रू होता है, तो वो सारी प्रोसेस जो होती है, हमने कहा डायरेक्ट रूप से कुछ नहीं, उसको कंट्रोल करने वाला होता है, और जिसके माध्यम से ऑपरेट होता है किसी स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स के द्वारा। ध्यान रखेंगे, जो भी ड्रग्स हमारे पास, जो ड्रग्स इफेक्ट करता है आयन चैनल्स पे, एकदम ये ग्रेफिथ पाठी जी का लाइन है कि ड्रग्स कैन इफेक्ट ऑन द आयन चैनल सम ऑफ विच एक्चुअली स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स। हमने क्या कहा कि कुछ जो तो उसमें सिग्नल मॉलिक्यूल्स के रूप में काम करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे पहुंचाना है, उसका काम कौन सा होता है, रिसेप्टर का काम होता है। वो एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑपरेट करता है, कि जो भी ऑपरेशन होता है वो किसी स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स के द्वारा
ऑपरेट की जाती है। ठीक है, अब जो ये स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो होता है वो डायरेक्टेड जो करता है उसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं लिगेंड। ध्यान रखेंगे क्या नाम देते हैं उसको हम लोग, लिगेंड्स। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या सिखाया जाता है कि किसी भी सेंट्रल एटम के साथ जो होता है वो चारों तरफ से जो एलिमेंट आपस में अटैच्ड होते हैं, बाइंडिंग किए रहते हैं, उसे हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। वो लिगेंड्स जो होता है पूरे स्ट्रक्चर को रोटेट करता है, बताता है कि कौन एलिमेंट्स कितना बॉन्ड के साथ किस तरह से बाइंडिंग कर सकता है। ये केमिस्ट्री की चीज़ है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ड्रग्स जब आयन चैनल को इफेक्ट करता है तो वो डायरेक्ट रूप से नहीं, वो क्या करता है किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के सिग्नल द्वारा, मतलब कोई उसकी ऑपरेशन करने की जो ऑपरेट करने का काम है वो किसी दूसरे द्वारा है। ठीक है, ड्रग्स को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का जो काम है वो एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स द्वारा है। ठीक है, ड्रग्स कभी दौड़कर ऐसा नहीं होता है कि दौड़ते दौड़ते गया और वहां जाकर चला गया। वो भाग दौड़ वाली खेल नहीं है, कबड्डी का खेल नहीं है, दौड़ते दौड़ते गए उनको छू के चले आए। ये कबड्डी नहीं है, ये जो खेल है ये इसमें क्या होता है कि ड्रग्स आता है और उसमें एक पार्टिकुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स होता है, उसको ये बात पता रहता है कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, वो ड्रग्स उसकी जगह पर आता है, वो पहचानता है कि अच्छा तुमको यहाँ जाना है, चलो तुमको हम पहुँचा देते हैं। फिर वो क्या करेगा कि ड्रग्स जो होगा वो ड्रग्स को अपने साथ बाइंड करेगा और बाइंड करके वहाँ तक पहुँचा देगा। आई बात समझ में? ये काम क्या होता है, कभी अब आप ही को सिंपल सा तरीका आपको समझा देना कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो एक गाइडर होता है। गाइडर को सब कुछ पता रहता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। जहाँ थोड़ा सा आप इधर उधर किए तो आपको बर्बाद कर देता है, तो वही गाइडर के रूप में काम करता है, ये रिसेप्टर करता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो मॉलिक्यूल्स अब लेकर वहां से चलने के बाद क्या होता है कि जो कंट्रोल करता है, मैं कहा ना कि जो भी मॉलिक्यूल चलता है वो एक सिग्नल मॉलिक्यूल्स द्वारा कंट्रोल की जाती है, और जो मॉलिक्यूल्स द्वारा कंट्रोल की जाती है उसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं लिगेंड गेटेड चैनल। अब देखो बेटा, ये जो लिगेंड गेटेड चैनल है, अब ये कहानी क्या करता है, बड़ा इंटरेस्टेड कहानी करता है। अब ये जो लिगेंड गेटेड चैनल है LIGAND, ठीक है, अब ये काम करता है कि जैसे में अगर आपको जो भी एग्जांपल है ना, अब आपके बुक में बहुत सारे अच्छे एग्जांपल दिए गए, जैसे में आपको देखा जाए निकोटिनिक। अब देखो जो हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर। अब देखो हमने सीधा कहा ना कि रिसेप्टर, जितना गेम चलता है सारा का सारा किसके माध्यम चलता है, रिसेप्टर के माध्यम चलता है। ठीक है, अब जो निकोटिनिक रिसेप्टर हमारे पास होता है, अब निकोटिनिक रिसेप्टर करता क्या है कि जाके अब ये क्या करता है कि जनरली ये या तो अब जनरली क्या करता है, मान लीजिए कि हमारे पास एक रिसेप्टर, हम आगे आपको बता देंगे रिसेप्टर का काम क्या है। निकोटिनिक रिसेप्टर हो गया, या आप मान लो कि जी प्रोटीन रिसेप्टर, दूसरा रिसेप्टर हम दे देते हैं आपको जी प्रोटीन रिसेप्टर। अब ध्यान दो, कहा कि जिस रिसेप्टर के माध्यम से, या तो निकोटिनिक रिसेप्टर के माध्यम से काम करे या जी प्रोटीन रिसेप्टर के माध्यम से काम करे, तो जिस रिसेप्टर के माध्यम से काम करेगा वही आगे चलकर लिगेंड्स के रूप में काम कराएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, निकोटिनिक लिगेंड चैनल गेटेड चैनल, या इसी को हम लोग देंगे जी प्रोटीन गेटेड चैनल। ठीक है, तो जो लिगेंड्स, ये जो लिगेंड्स है ना, ये हमारे पास रिसेप्टर के रूप में काम करेंगे। तो इसका नाम अगर निकोटीन इस चैनल पे काम करेगा तो इसका नाम दे देंगे हम लोग क्या, निकोटिनिक गेटेड चैनल, या इसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, जी प्रोटीन गेटेड चैनल। तो कहा कि यहाँ पे ये रिसेप्टर प्रोटीन जो होता है ये एज ए वहां पर जाकर फंक्शन काम करेगा, जो कंट्रोल करेगा, और तब यहां से ड्रग्स जो होगी वह अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा। इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी चीज और क्या कि ड्रग्स इतना ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आयन चैनल पर इफेक्ट करता है, इतना ही नहीं, ड्रग्स का और भी काम होता है। ड्रग्स करता है कि ये अल्सो क्या करता है, वोल्टेज ऑपरेटर के रूप में काम करता है और स्ट्रेस सेंसिटिविटी के रूप में भी काम करता है। ध्यान रखेंगे, ड्रग्स कैन ऑल्सो एक्शन वोल्टेज ऑपरेटेड एंड स्ट्रेस सेंसिटिव। ड्रग्स का आयन चैनल पर ही सिर्फ इफेक्ट नहीं होता है, ये वोल्टेज ऑपरेटेड और स्ट्रेस सेंसिटिव, ये वोल्टेज ऑपरेटेड और स्ट्रेस सेंसिटिव भी होता है। अब आपको बताते हैं कि इन दोनों में कहानी क्या होता है।
जो स्ट्रेच सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। अब देखो सबसे STRETCH स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, हम पता समझ सकते हैं क्योंकि पिछली बार जब हमने वीडियो बनाया तो उसमें से हमको बड़ी अच्छे एक हमको कमेंट मिला था कि थोड़ा सा जब भी आप पढ़ाओ तो उसमें स्पेलिंग पर ध्यान देना। हम समझ सकते हैं कि स्पेलिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पे हम लोगों को मेडिकल टर्म में छोटी छोटी बातों पर स्पेलिंग गलत इधर उधर हो जाता है तो क्या करते हैं, मीनिंग बदल जाती है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम स्पेलिंग पर ध्यान दें, ठीक है। तो स्ट्रेस सेंसिटिविटी जो होता है तो कहा कि इसमें वोल्टेज ऑपरेटर होता है और स्ट्रेस सेंसिटिविटी चैनल भी काम करता है, ठीक है। और ये जितने भी हमारे पास होल्डिंग चैनल काम करते हैं, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपका सोडियम गेटेड चैनल, ये सोडियम गेटेड चैनल भी हमारे पास क्या करता है, सोडियम गेटेड चैनल ये हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिव चैनल होता है। सोडियम गेटेड चैनल हो गया, या क्या कहते हैं पोटेशियम गेटेड चैनल हो गया, कैल्शियम गेटेड चैनल हो गया। तो इस तरह से कई सारे जो चैनल होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, वो चैनल मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं, आप ऐसे समझो कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं कि चैनल को ओपनिंग और क्लोजिंग करने में भी क्या करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे में अगर आपको क्लोरिडीन हो गया, क्लोरिडीन क्या करता है कि वह सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, ठीक है। अभी काम जैसे में क्लोरिडीन हो गया, तो जैसे में एग्जाम्पल हम लोग ही पढ़ रहे थे, जिससे में अभी हमने एग्जाम्पल दिया क्या चीज, क्यूनिडीनिन। अब क्यूनिडीनिन जो होता है, अब आपका QUINIDINE, ये जो क्यूनिडीनिन है, क्यूनिडीनिन जो होता है एक तरह के क्या करता है कि ये ब्लॉकर होता है। क्यूनिडीनिन ये ब्लॉकर के रूप में काम करता है, ब्लॉकर ऑफ क्या चीज, अब ये ब्लॉकर ऑफ मायोकार्डियल सोडियम चैनल, ठीक है। ये क्या करता है, क्यूनिडीन जो होता है ये मायोकार्डियल सोडियम चैनल ब्लॉकर के रूप में काम करता है। इसी तरह से आपका क्या करते हैं, डॉफिलिडीन होता है, आप एग्जांपल में आप लिख सकते हैं डॉफिलिटिडीन होता है, स्पेलिंग होता है DOFETILIDE, डॉफिटिड। और इसके साथ एक और ड्रग्स होता है, इसका नाम होता है एमिनोडेरोन। ये दोनों ड्रग जो होते हैं वो जनरली क्या करता है कि ये ब्लॉकर के रूप में काम करता है मायोकार्डियल डायलेट रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल, मायोकार्डियल रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल, ठीक है। इस तरह से अगर आप 2-3 एग्जांपल और भी लिख सकते हैं, जैसे में आपका होता है नेफेडिपिन, NEFI आप लिख सकते हैं, लिख लें तो NEFIDIPINE, नेफेडिपिन, ठीक है। ये नेफेडिपिन हो गया। या ये जो होता है वह L टाइप का वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल होता है, L टाइप कैल्शियम सेंसिटिव वोल्टेज चैनल होता है, उल्टा लिख दिए। ये जो होता है वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे में आपका हो गया निक्लोडाइल जो क्या करता है पोटेशियम सिंथेसिस में पोटेशियम चैनल को यानी कि एटीपी सिंथेसिस में पोटेशियम चैनल को ओपन करता है। एग्जांपल में क्या है, नाइक्रोरैंडिल, ये जो होता है वह एटीपी सिंथेसिस में पोटेशियम चैनल को ओपन करता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे ड्रग्स आपके होते हैं जो क्या करते हैं, ये आयन चैनल को सेंसिटिव यानी कि आयन चैनल के माध्यम से अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इतनी चीजें तो हमको मिल गया आयन चैनल के बारे में, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आपको देख सकते हैं, ठीक है। अब चलो इसके बाद की जो हमारे पास अगली टॉपिक है वह है आपका
ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज होता है कि क्या होता है ट्रांसपोर्टर। आपने जब जनरली थर्मोकाइनेटिक्स पढ़े हो, चलिए जब आप वहाँ पे आप थर्मोकाइनेटिक्स, जब ड्रग्स के काइनेटिक्स के बारे में सीखे होंगे, तो वहाँ आपको एक चीज़ बताया जाता है कि जो भी मेडिसिन, जो ड्रग्स जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वहाँ पे या तो वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के रूप में काम करता है या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रूप में काम करता है। जो भी ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है या तो वो क्या करता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन के रूप में काम करता है या तो क्या करता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, मैंने कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन हुआ मतलब कि अब एक बात आती है ना कि डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में बस एक छोटे से टर्म का डिफरेंस होता है। क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो भी हमारे पास ड्रग्स है या कोई भी आयंस है या कोई भी मॉलिक्यूल्स है, तो अगर फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात करें तो कहते हैं कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन आप जब वहाँ पढ़े होंगे कि जहाँ आप जनरल फार्मा में किसी मैंने कि आप पीछे जब पढ़े होंगे जहाँ पर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पर फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में बड़े क्लियर कट एक बात बोली गई है कि एक ऐसे ड्रग्स होते हैं, मैंने कि ये भी ट्रांसपोर्टर जो होता है जनरली सुपर फैमिली ऑफ द सॉल्यूट यानी कि SLC जिसको हम लोग कहते हैं ना, SLC एक टर्म आपको मिलेगा SLC जिसको हम लोग कहते हैं कि सुपर फैमिली ऑफ सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है कि जब हमारे पास कोई भी जब मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे अगर हायर कंसेंट्रेशन, यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कंसेंट्रेशन जो है वो हायर है और यहाँ पे क्या है आपका लोअर कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जो भी मॉलिक्यूल्स या आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है विदाउट एनी थिंग्स मतलब विदाउट एनी SPM, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन यहाँ पे अगर किसी तरह के अगर मेम्ब्रेन अगर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन से अगर लोअर कंसंट्रेशन के पास अगर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है विथ हेल्प ऑफ SPM, इसके माध्यम से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसे हम लोग कहते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन का अगर सिंपल से अगर आपको एग्जांपल पूछा है तो कहते हैं कि जितने भी आप क्या कहते हैं ग्लूकोज की एंट्री होती है, जब आप एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द मसल्स या फैट, ये जितने भी आपका ग्लूकोज की एंट्री होती है, इसका बेस्ट फैसिलिटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल आप हमेशा इसको याद रखिएगा कि एंट्री ऑफ द ग्लूकोज इनटू द फैट और क्या कहते हैं मसल्स, इसकी किसके द्वारा था वहाँ पर आपका GULT4 आप पढ़े होंगे ना, GULT4 GULT5, तो जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के रूप में पाया जाता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 होता है जिसका हम लोग GLUT4 के नाम से जानते हैं। तो ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल होता है जहाँ पे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो कहाँ पे फैट सेल के पास या मसल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन जिसके माध्यम से ये पार्टिसिपेट करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेल के माध्यम से, तो ये बेस्ट एग्जांपल होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन का। ठीक है, आप वहीं पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या पढ़ते हैं कि जहां पर हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन का मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रूप से जानते हैं। वहां पर ATP के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी जरूरत पड़ती है तब जाकर सिस्टम क्या करता है काम करता है। ठीक है, उतना ही नहीं, उसके बाद से इसी में अगर आप आगे पढ़ेंगे कि जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, अगर यहाँ पे क्या हो कि आप इसी में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे कि जहाँ पर हाई लोअर कंसंट्रेशन है, अगर यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है तो लोअर से हायर की तरफ अगर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसी चैनल के द्वारा और यहाँ पर अलग अलग सबस्ट्रेट है, अगर सबस्ट्रेट A सबस्ट्रेट B अगर दो अलग अलग सबस्ट्रेट है, अगर सबस्ट्रेट का ट्रांसपोर्शन भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्शन भी क्या हो एक तरफ और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग वहां पर भी एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी तो उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे बोलते हैं हम लोग सीम पोर्ट, और एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट के अगेंस्ट में जा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग एंटीपोर्ट। ये सब चीजें पीछे की चीजें पीछे आप इसको अच्छे तरीके से पढ़े हैं। ठीक है, तो कहा कि इस तरह के जितने भी आपके मालिक में इस तरह के जितने भी हमको फंक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास रिसेप्टर, तो वही बात कहा कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है
वो सारे के सारे या तो वो फैसिलिटी डिफ्यूजर की तरह काम करेगा, या तो क्या करेगा, यहाँ पे कोई ना कोई वहां पे माध्यम होगा जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, अपने ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टर नाम ही ऐसा है कि जो क्या करता है कि हेल्प करता है किसी भी मैकेनिज्म को कंप्लीट करने में। ठीक है, अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो इस फैसिलिटी डिफ्यूजन में यहाँ पे क्या हुआ कि ये एसपीएम जो है वो हेल्प करता है आयंस और मॉलिक्यूल्स को एक लेयर से दूसरी तरफ जाने में। आई बात समझ में? तो ये जो यहाँ पर एसपीएम जो है ये एज ए ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता है। उसी तरह से यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को फैट और मसल सेल तक ले जाने के लिए एक मीडियम है जिसके माध्यम से क्या करता है, यहाँ तक पहुँचता है। उसे हम लोग कहते हैं GLUT4। तो ये क्या करता है कि यहाँ की हर कंसंट्रेशन को, हर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई हमें मीडियम होनी चाहिए, तभी तो जो होगा वहां तक पहुंचाएगा। अब आप इतना ही आप समझ लो, सिंपल सा तरीका आपको हम बताते हैं। ठीक, अगर हम आपको एक स्टोरी से आपको समझाते हैं तो हो सकता है आपको बातें समझ में आ जाए। ठीक, मान लीजिए कि ये मिस्टर ए है। ठीक है, ये व्यक्ति को अपने देश के, मान सपोज करिए कि दिल्ली एम्स में जाना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जाना है। ठीक है, अब ये जो है इसको कुछ नहीं पता है कि दिल्ली एम्स कहाँ है। ठीक, अब क्या करता है कि इसको यहां तक जाने के लिए कोई तो मीडियम होना चाहिए। और दिल्ली एम्स में मान लिया कि हमको कार्डियो डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति को दिखाना है, और कार्डियो, इस व्यक्ति को बिल्कुल अनजान है, इसको पता ही नहीं कि कार्डियो डिपार्टमेंट है कहाँ। ठीक, अब समझ लो कैसे जाएगा वहां तक। तो ये क्या करेगा, किसी मीडियम लेगा और किसी मीडियम के थ्रू ये यहां तक जाएगा। इसके ये पहले ये इस मेडिएटर से मिलेगा। ठीक है, ये इस मेडिएटर से मिलेगा और मिलकर क्या करेगा, उस एम्स तक पहुंचेगा। इसका काम है सिर्फ एम्स तक पहुंचाना, एम्स तक पहुंचा दिया। अब इसके बाद ये मेडिएटर क्या करेगा, ये सौंप देगा एक दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, यहां पे एक दूसरे व्यक्ति से ये मुलाकात करेगा। ठीक, और ये क्या करेगा कि ये यहां तक क्या, कार्डियो डिपार्टमेंट तक पहुंचा देने का काम करेगा। तो ये जो व्यक्ति ए था, इसको कार्डियो डिपार्टमेंट तक जाकर वहां पर अपना फंक्शन या काम करना था, तो इसको तो पता था नहीं। तो ये यहां से गया यहां पे। ठीक है, यहां पे गया कैसे, तो बीच में ट्रांसपोर्ट की यूज किया, पहुंचा एम्स। एम्स पहुंचने के बाद एक व्यक्ति मिला जो जाकर कहां काम किया, जाकर कार्डियो डिपार्टमेंट में पहुंचा दिया। तो आपको बताइए जो ए है ये आपका ड्रग्स है, ये कोई भी ड्रग है। ठीक है, ये ड्रग क्या करता है कि जिसके साथ मिलता है ये आपका कहलाता है ट्रांसपोर्टर, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसको क्या नाम दे देंगे, ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टर क्या करेगा कि ये देता है जिसके माध्यम से ये कार्डियो के पास पहुंचता है, उसको कहते हैं लोग रिसेप्टर। आई बात समझ में? ठीक है, और जहां पे पहुंचता है ये टारगेट ऑर्गन है, ये टारगेट साइट है, इसी को आगे चलकर हम कहते हैं इफेक्टर। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टर। और कहा कि इसके साथ अब कितना इफेक्ट शो कर रहा है, इफेक्टर के पास वो बाइंड करने के बाद कितना इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, वही चीज अभी हम आपको फिर इसी एग्जांपल को भी आगे बताएंगे, जिसको हम लोग कहेंगे इफिशिएंट एफिनिटी। क्या बोलेंगे, एफिनिटी किसे कहते हैं, और क्या कहते हैं, एफिनिटी एक टर्म आएगा। हाँ, एफिनिटी किसे कहते हैं, और एक टर्म इसमें और आगे हम लोग कहेंगे इंट्रिंसिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, जिसको हम लोग आगे चलकर इफेक्सी के नाम से जानेंगे। EFFICSCY, इफेक्सी। इसको लोग कहते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, और एक टर्म आगे इसमें कहते हैं एफिनिटी। ठीक है, हम अभी फिर से दोबारा एग्जांपल इसको समझाएंगे। तो क्या होता है एफिशिएंसी, क्या होता है एक्टिविटी, अभी हम एफिशिएंसी नहीं बल्कि इफेक्सी। ठीक है, ये क्या होता है भी हम आपको बताएंगे। तो पहले आप इतना समझ लो ट्रांसपोर्टर किसे कहते हैं। ट्रांसपोर्टर का मतलब ही क्या है कि क्या करता है, वो
किसी भी चीज को जाकर वहां पर पहुंचाना। जैसे मान लीजिए कि अगर अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया जाए, ठीक है, अगर बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टर होते हैं जो सिस्टम को क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करने के रूप में काम कर देंगे। या मान लीजिए कि सिस्टम लगातार हमारा काम करता जा रहा है, काम करता जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी कोई ना कोई सिस्टम हमको लगाना पड़ेगा। तो क्या करेगा वह, है तो रिसेप्टर जो होगा या जो ट्रांसपोर्टर होगा वो ब्लॉकर के रूप में भी काम कर सकता है, वो सिस्टम को आगे हेल्प भी कर सकता है। मान लीजिए कि अगर आप एक क्लासेस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो लड़ाई झगड़े का काम जो होता है, अब टीचर को तो पता नहीं रहता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो जो क्लास का मॉनिटर साहब लोग होते हैं वो जो होते हैं वो दोनों तरफ के होते हैं। तो मॉनिटर साहब क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन टीचर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। वो टीचर मॉनिटर के थ्रू क्लासरूम में आता है, तो ये जो मॉनिटर साहब हो गए ना, वो हो गए आपके ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अब इस तरह के जितने भी हमारे पास फंक्शन, तो ट्रांसपोर्टर का मतलब ही हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास मालिक ड्रग्स है, वो जो भी एक्शन जो काम करते हैं वो जाकर सैल्यूट कैरियर पर, मतलब टारगेट ऑर्गन तक बाइंड करना, मतलब उसको हेल्प करना और वहां तक टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना। ये काम जो होता है किसका काम होता है, ध्यान रखेंगे। ट्रांसपोर्टर का मतलब ही है यहाँ पर क्या, कि ड्रग्स बाइंड करना, और बाइंड करके मतलब कि एक मीडियम देना कि हाँ वहां तक आपको पहुंच जाना है, ठीक है। वहां पहुंचेगा और पहुंचने के बाद फिर फंक्शन करना, ठीक है। तो ये हमारे पास रिसेप्टर का एक बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। एग्जाम्पल में अगर आपको हम बताएं, तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल में आपको देखा जैसे कहते हैं कि फ्यूरोसेमाइड। अब ये फ्यूरोसेमाइड जो होता है, ठीक है, ये लूप ऑफ हेलने में जो भी हमारे पास लूप ऑफ हेलने में जो सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन आयन का क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब असेंडिंग लूप ऑफ हिलने में जब इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसी को क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। तो ये क्या करता है कि इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन आयन, ठीक है। ये जो चैनल होता है सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन, दो सोडियम दो पॉजिटिव है तो कितना होगा, दो क्लोरीन। ये क्या करता है, कहां पे, असेंडिंग लूप ऑफ हेल्थ। तो यहां भी क्या करता है कि ये इसको ब्लॉक इनहिबिट करने का काम करता है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। इसमें हाइड्रोक्लोरो जेंथामाइड, ये क्या करता है, सोडियम क्लोरीन ट्रांसपोर्टर को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। कहाँ पे, जो डिस्टल ट्यूब में पाए जाते हैं वहां पर इसको डीएक्टिवेट करने का काम करता है, यानी कि उसको इनहिबिट करता है, नॉट डीएक्टिवेट, ध्यान रखिएगा। इनहिबिट अलग टर्म होता है। तो कहा कि हाइड्रोक्लोरोजेंथामाइड, ये जेंथाइड नॉट जेंथामाइड, हाइड्रोक्लोरोजेंथाइड, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरोजेंथाइड जो होता है वो क्या करता है, वह सोडियम क्लोरीन के इनहिबिटर के रूप में काम करता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो ये हो गए हमारे पास किसके बारे में, ट्रांसपोर्टर के रूप में। अब बेटा सबसे बड़ी चीज होता है, एक टर्म आता है उसमें लोग कहते हैं रिसेप्टर। हमने अभी बात शुरू में ही बात कहा था कि रिसेप्टर होता क्या है। रिसेप्टर एक ऐसा मीडिएटर होता है जो ड्रग्स को एज ए टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। सीधी सी बात होती है कि जितने भी हमारे पास ड्रग्स होते हैं, सीधी बात होता है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ द ड्रग डू नॉट बाइंड डायरेक्टली टू द इफेक्टर। अब इफेक्टर क्या है, अब जितने भी इफेक्टर जैसे एंजाइम हो गया, चैनल हो गया, ट्रांसपोर्टर हो गया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गया, टेम्पलेट बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, कोई भी, इसको सारे को इफेक्टर कहते हैं। इफेक्टर का मतलब ही क्या है कि जो ड्रग्स, मतलब कि जिस पर ड्रग्स अपना एक्शन शो करे उसे कहते हैं हम लोग इफेक्टर। जिस पर अपना इफेक्ट शो करे उसे कहते हैं हम लोग इफेक्टर। एंजाइम पर इफेक्ट शो करेगा, चैनल पर इफेक्ट शो करेगा, क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर पर इफेक्ट शो करेगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन पर अपना स्ट्रक्चर शो करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा। तो कहा कि जितने भी ड्रग्स होते हैं, मैक्सिमम ड्रग्स जो होते हैं वो डायरेक्ट जो होता है कभी भी इफेक्टर के साथ बाइंड नहीं करता है। डायरेक्ट वो ऐसा नहीं होता है कभी भी कि ड्रग्स डायरेक्ट रूप से आया और जाकर इफेक्टर के ऊपर अटैक कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ड्रग्स कभी भी इफेक्टर के ऊपर अटैक नहीं करेगा। वो इफेक्टर के ऊपर जाने के लिए क्या करता है कि वो एक स्पेसिफिक रेगुलेटरी माइक्रोमॉलिक्यूल्स को ढूंढता है। रेगुलेटरी माइक्रोमॉलिक्यूल्स को ढूंढता है। वो क्या करता है कि जाकर उसके साथ, मतलब तब जाकर वो उसको साथ बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद तब जाता है इफेक्टर के पास, उस पर अपना इफेक्ट शो करता है। आई बात समझ में। तो जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स के ऊपर अटैक करने के लिए जिसके साथ ड्रग्स बाइंड करता है वही कहलाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर होता क्या है
कि द रेगुलेटरी माइक्रोमॉलिक्यूल्स और द साइट ऑन देम विच बाइंड टू इंटरैक्ट विथ ड्रग इज कॉल्ड रिसेप्टर। या रिसेप्टर का दूसरा डेफिनेशन दिया जाता है कि क्या होता है कि एक ऐसा जगह, मतलब कह सकते हैं कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स और द बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन द surface or inside the effector cell that serve the recognize a single molecules or drugs and initiate the response is called receptor। तो इसको सिंपल डेफिनेशन क्या करेंगे कि द रेगुलेटरी मैकेनिज्म और साइट ऑन विच देम बाइंड टू इंटरेक्ट विद ड्रग्स इज कॉल्ड रिसेप्टर। या एक ऐसे माइक्रोमॉलिक्यूल्स, हम हिंदी में समझते हैं, एक ऐसे माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो क्या करता है, ड्रग्स के साथ बाइंड करने के बाद, या एक ऐसे माइक्रोमॉलिक्यूल्स जिसके साथ ड्रग्स बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद इफेक्टर साइट पर या इफेक्टर पर जाकर अपना इफेक्ट शो करता है या टारगेट सेल पर जाकर अपना इफेक्ट शो करता है, तो उस माइक्रोमॉलिक्यूल्स को हम लोग रिसेप्टर कहते हैं। उस माइक्रोमॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास रिसेप्टर होते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिसेप्टर कभी भी इसका अपना काम नहीं होता है। सीधी सी बात है कि ये बाइंडिंग साइट पर जाकर इफेक्टर को इनहिबिट तो करता है, लेकिन अपने से इनहिबिट नहीं करता है, वो ड्रग्स के द्वारा इनहिबिट करता है। ध्यान रखेंगे, रिसेप्टर ड्रग्स के साथ बाइंड करके वहां पर इफेक्ट तो शो करता है, लेकिन इसका अपना ये नहीं होता है कि वो खुद जाकर इफेक्ट करे। इनका अपना पावर नहीं होता है, वो दूसरे के पावर पर चिल्लाते हैं। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे जिनके पास अपना तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, पर दूसरे के, उसको कहते हैं ना, बड़े लोगों की जब हाथ उसके ऊपर तो वो भी बोलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बात वही होता है कि ये इनकी अपनी पावर नहीं होती है, ये ड्रग्स के पावर के बल पर दूसरे पर जाकर अपना धौंस दिखाते हैं। अपनी भाषा में धौंस दिखाना, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम रिसेप्टर करता है। ठीक है, इसकी अपनी कोई पावर नहीं होती है। तो इसी तरह से कहते हैं कि अब इसमें सबसे बड़ा चीज होता है कि जब इसी टर्म को समझना है तो 2-3 टर्म हमको समझना पड़ेगा। एक टर्म हम लोग पढ़ते समय हम लोग कहते हैं एगोनिस्ट। देखो, सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि एगोनिस्ट होता क्या है। ठीक है, आप डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि जब तक आप एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है, इनवर्स गोनिस्ट या पार्शियल गोनिस्ट, लिगेंड्स, ये बातें समझ में नहीं आएगी ना, तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो एगोनिस्ट क्या होता है, कहा कि एक ऐसा एजेंट, कहते हैं कि एक ऐसा एजेंट क्या करता है कि जो सिमिलर इफेक्ट शो करता है। ध्यान रखेंगे, एन एजेंट विच एक्टिवेट द रिसेप्टर, एन एजेंट विच एक्टिवेट द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल्स। कहा कि एक ऐसा एजेंट जो क्या करता है, एक्टिवेट करता है, एन एजेंट विच एक्टिवेट द रिसेप्टर, an agent which activate the receptor to produce an effect similar to that of the physiological signal molecules। कहा कि एक ऐसा एजेंट जो क्या करता है कि एक्टिवेट करता है किसको, रिसेप्टर को, ताकि जिस तरह से हमारे फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे शो कर रहा है, उसी तरह से तुम जाकर वहां पे शो करो। तो इससे करते हैं हम लोग क्या चीज, एगोनिस्ट। ठीक है, अब एगोनिस्ट हम इसका एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे किस तरह से उसमें काम करता है, कि किसे ड्रग्स रिसेप्टर के साथ बन रही है। ठीक है, ड्रग्स क्या करता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ऐसा एजेंट जो कि अब जिस तरह से वो शो कर रहा था, जिस तरह से वो अपना एक्टिविटी शो कर रहा है, उस तरह जाकर एक्टिविटी अपना भी शो करो। ठीक है, और एक्टिविटी उसके साथ शो करेगा, और शो करने के बाद मतलब कि मान लीजिए कि सिंपल सा तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति है बहुत हल्ला मचा रहा है, ठीक है, अब वो हल्ला बहुत मचा है, अब एक काम करता है कि एक व्यक्ति आता है, वो भी करता साथ में हल्ला मचाना शुरू करता है। जितना कस के चिल्लाता है उतना ही कस के ये चिल्लाता है, सिमिलर फिजिकल एक्टिविटी शो करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहा कि एक ऐसे एजेंट होता है कि जो क्या करता है, एक्टिवेट करता है। कैसे एजेंट, जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, किस तरह का, कि जिस तरह से ये पुरानी इसकी फिजिकल एक्टिविटी थी, उस तरह से अपने एक्टिविटी को शो करने के लिए। इसे कहते हैं हम लोग एगोनिस्ट। आई बात समझ में?
इसी तरह से कहते हैं कि इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है कि एगोनिस्ट विच एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एंटागोनिस्ट। मतलब कि मान लो कि कोई व्यक्ति है जो खूब चिल्ला रहा है और एक ऐसा रिसेप्टर का स्टिमुलेट करो कि यहाँ पर आकर बिल्कुल शांत हो जाए। जिस तरह से एगोनिस्ट काम कर रहा है उसके ठीक ध्यान रहे, एक्टिवेट तो कर रहा है। इनवर्स एगोनिस्ट का मतलब होता है कि एक्टिवेट द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट, वो रिसेप्टर को एक्टिवेट तो करेगा। कुछ ऐसे ड्रग्स होंगे, ये सारे के सारे ड्रग्स की बात हो रही है, एक ऐसे ड्रग्स होंगे कि जो क्या करेगा कि अपना इफेक्ट जाकर शो करेगा, ठीक है, इफेक्ट तो शो करेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि वो किस तरह के एगोनिस्ट के अगेंस्ट में काम करेगा। मतलब ये नहीं कि इनवर्स, मतलब कि पूरी की पूरी एक चीज ऐसा होगा कि जो अपना इफेक्ट शो ही नहीं करेगा, और एक जो होगा कि इफेक्ट तो शो करेगा, एक्टिवेट करेगा कि इफेक्ट को तुम शो करो, ठीक है, लेकिन करेगा क्या कि वो एंटागोनिस्ट जब एगोनिस्ट था उसके थोड़ा अपोजिट काम करेगा, इफेक्ट शो भी करेगा। होता है ना कि अब ऐसा सिंपल समझो ना, दो व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं, मान लो ये ए और बी है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति इसमें सी जो होता है ना, ये इनको सपोर्ट कर रहा है, चलो मारो मारो मारो, ठीक है जनरली सी जो है वो बी के अगेंस्ट है, जनरली एक सी जो है ए को सपोर्ट कर रहा है कि ए जो है बी को मारो मारो मारो। इधर से सी भी क्या कर रहा है, इसको इशारा कर रहा है तुम भी मारो, सॉरी ऐसा नहीं, ए क्या कर रहा है, इसको इशारा कर रहा है मारो मारो मारो, और ऊपर से बी सी को क्या कर रहा है, सी जो है रोक भी रहा है, छोड़ दो रहने दो, मैंने मारो भी और छोड़ दो, रोने रुक जाओ रहने भी दो। ऐसे हम अपने दोस्तों में मिलता है, क्या करते हैं कि भाई जब फाइटिंग होती है, मार साले को मारो मारो मारो, अब मारने की बारी होती है फिर बाद में कहता है अरे छोड़ दो यार। तो मतलब कि पहले तो इसको एक्टिवेट करता है कि चलो मारो उसको, सिंगल पर्सन शो करने के लिए, लेकिन दूसरी बार क्या करता है, कहता है कि रुक जाओ। इसे कहता है इनवर्स एगोनिस्ट। मतलब कि ऐसे एजेंट जो होता है वो इफेक्ट तो शो करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या करता है, एक्टिवेट तो करता है, लेकिन उसके साथ में एक और चीज क्या करता है कि अपोजिट डायरेक्शन डेट ऑफ द एगोनिस्ट, एगोनिस्ट के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। बाकी हम इसके आगे मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो हम इसमें बाकी चीज हम सिखा देंगे, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह से क्लार्क का इफेक्ट क्या था, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे कि अगर कहा कि जिसके पास एगोनिस्ट का बेस्ट तरीके, हम लोग को डिफिनीशन से नहीं मतलब है, हम लोग डिफिनीशन को ज़्यादातर ध्यान नहीं रखेंगे, हम लोग को ज़्यादा सीखना है कि एगोनिस्ट होता क्या है, कि जिसके पास एफिशिएंसी और क्या कहते हैं इफेक्सी, जो इफिशियंसी भी शो करे और इफेक्सी भी शो करे, उसे कहते हैं हम लोग एगोनिस्ट। आई बात समझ में, जो इफिशियंसी भी शो करे, जो एफिनिटी भी शो करे, ध्यान रखें, जो एफिनिटी भी शो करे और जो इफेक्सी भी शो करे, उसे कहते हैं हम लोग एगोनिस्ट। मतलब क्या कि हर फंक्शन को एक्टिवेट करे, वो होता है एगोनिस्ट। ये जो वर्क वाला सिस्टम है ना, उस पर थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको समझने में, हम आगे आपको बताएंगे कि एगोनिस्ट को बड़े अच्छे तरीके से वहां समझेंगे कि जो दोनों एफिशिएंसी और क्या कहते हैं एफिनिटी और एफिशिएंसी जब समझाएंगे ना, तो वहां से आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि जो इफेक्ट भी शो करे, जो एफिनिटी भी शो करे और इफेक्सी भी शो करे, उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, एगोनिस्ट। लेकिन जो क्या करता है कि एफिनिटी शो करे, जो एफिनिटी क्या करे, शो करे, और लेकिन एफिशिएंसी जो शो ना करे, जो एफिनिटी शो करे पर क्या कहते हैं इफेक्सी शो ना करे, उसे कहते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ठीक है। और वही चीज जिसमें क्या करता है कि जो एफिनिटी जो होती है और सब मैक्सिलरी इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब उनकी वैल्यू जो होती है वह 0 से 1 के बीच में होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, पार्शियल एंटागोनिस्टिक। तो हम लोग सीखेंगे जो अगले लेक्चर होगा, तो उसमें हम लोग बताएंगे कि पार्शियल एंटागोनिस्टिक की वैल्यू, क्योंकि वैल्यू ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।